खबर आई है कि कैबिनेट से इंश्योरेंस 100% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। फिलहाल जो एफडीआई लिमिट है 74% है, इसको 100% करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इंश्योरेंस संशोधन बिल को सरकार सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है और 4 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और कैबिनेट में आज क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एफडीआई लिमिट और भी जानकारियां सरकार की तरफ से दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल इस खबर को जरा विस्तार समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं जो कि इंश्योरेंस को करीब से ट्रैक करते हैं। अनुराग से समझेंगे, लेकिन आपको यह बता दें कि देश में जो इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो काफी ज्यादा कम है और कंपनीज तो लाइफ नॉन लाइफ मिला के करीब करीब 57 कंपनीज देश में हैं, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम पेनिट्रेशन जो देश में है वो जीडीपी का सिर्फ 3.7% है। तो इंश्योरेंस में अगर विदेशी निवेश आता है, अगर नई कंपनीज डायरेक्टली 100% एफडीआई का मतलब ये हुआ कि कंपनियां फ्रीली भारत में आ भी सकेंगी, तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा बल्कि कॉस्ट को भी कम करने में मदद यहां से मिलेगी। इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ रेडी हैं। अमोल आर्ट्स वाले, आज आप देखिए एलआईसी, आईसीसी लोम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ शेयर से हर निशान में कारोबार कर रहे हैं। अमोल, आप जरा बताएं, निश्चित तौर पर ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आगे चलकर ये फायदे वाली चीज होगी। हालांकि अंदाजा लग गया था क्योंकि फरवरी में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह दिया था कि हम एफडीआई लिमिट को बढ़ाएंगे, 74% से बढ़ाकर 100% करेंगे और अब लगभग ये चीज होने ही वाली है। इंश्योरेंस में कोई शेयर आपके रडार पर? एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ में हमने हाल फिलहाल तेजी देखी है, कोई शेयर है ट्रेड के लिहाज से? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक एक अगर मैं कॉन्ट्राबेट लेना चाहूँ तो एक एलआईसी एक प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक लॉन्ग करेक्शन के बाद स्टॉक ने रिवर्सल फॉर्मेशन रखा है और उसका आज एक्सटेंशन देखने को मिला है। तो 855 नॉट ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म बट फॉर द मीडियम टर्म ऑल्सो एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन बना हुआ है। वो अगर सस्टेन होता है तो ये स्टॉक में जो टेक्निकल बाउंस बैक है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये 885 और 890 की तरफ पोजिशनली जाने के चांसेस है। और दूसरा एचडीएफसी लाइफ एक कंसिस्टेंट फॉर्मेशन में है, रेंज में अटका हुआ था, बट 785 अगर ये रेंज ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो स्टॉक में एक मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड 825 इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन रहेगा स्टॉक के लिए। लाइफ की बातचीत हो रही है, एक बार एचडीएफसी लाइफ का आप हमें चार्ट दिखा दीजिए और उसको लेकर बुलिश है अमोल। 825 तक के टारगेट वो कह रहे हैं कि ये शेयर वहां तक जा सकता है। और अगर आप 2025 देखेंगे ना तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये साल ठीक ठाक बीता है। ये आप टॉप गेनर्स में दिखाई देंगे क्योंकि एचडीएफसी लाइफ हो या फिर एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ के रिटर्न ऑलमोस्ट 25% के हैं, जो कि अगर आप इंडेक्स से तुलना करेंगे निफ्टी से तो ये 2.5 गुना है। एसबीआई लाइफ की हम बात करें तो एसबीआई लाइफ के शेयर में जो इस साल की तेजी है वो 44% की है और ज्यादा। तो यहां पर आप फोकस करके चलिए। इन खबरों का अंदाजा हालांकि बाजार को पहले से था। देखिए, ऐसा नहीं है कि अब इसके बाद इसी खबर पर ना बार बार फर्दर तेजी दिखेगी, बट ये कि हाँ आगे चल के थोड़ी सी ना कंपनीज और हो सकता है कि री रेट होते हुए देखें जब एक्चुअल एफडीआई जब आएंगी कंपनीज के माध्यम से। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों की जरा बातचीत करते हैं और आज बाजार में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ आपको ना विजिबली तमाम ऐसे शेयरों में नजर आएगी जो थोड़े से लगाड़ थे। एक राय मैं फिर से लेना चाहूंगा आपसे अमोल जी, केन्स टेक के शेयर पर, केन्स के साथ साथ आप डिक्सन पर भी व्यू दीजिएगा क्योंकि ये दोनों के दोनों शेयर पिटे थे। केन्स ज्यादा टूटा था, रिकवरी वाला फेज चल रहा है, कल हमने देखा कि उसकी शुरुआत हुई है। आपको क्या लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड और यहां से अप मूव ये कायम रहेगा? ये बाउंस बैक बोल सकते हैं बट अभी भी मैं थोड़ा वेट एंड वॉच का ही अप्रोच रखूंगा क्योंकि करेक्शन बहुत शार्प हुआ है। अगर हम देखेंगे तो ये मंथ में 25% से भी ज्यादा स्टॉक करेक्ट हुआ है। वोलेटिलिटी बढ़ गई है तो शायद रिस्क मैनेजमेंट करना, दोनों तरफ के मूवमेंट्स हो रहे हैं, इसके लिए कारण शायद रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो। बट बुरे में से अच्छा एक चीज हुआ है कि जो फॉल था कंसिस्टेंट वो कहीं ना कहीं रुकते हुए हमने देखा है। 3750 सपोर्ट जरूर है बट थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। जिस तरीके का फॉर्मेशन है मुझे लगता है स्टॉक कहीं ना कहीं एक विंडो ओपन करेगा शॉर्ट टर्म में। ऑन द हायर साइड स्टॉक के लिए 4500 4750 रेजिस्टेंस जोन रहेगा
ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं सपोर्ट्स की तरफ देखता हूँ तो 3750 इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा। और डिक्सॉन का फॉर्मेशन अभी भी खराब है, अगर हम देखते हैं तो लोअर टॉप फॉर्मेशन है, और जब भी सपोर्ट्स कोई इंपॉर्टेंट ब्रेक है तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर काफी तेजी से बढ़ता हुआ हमने देखा है। ये बाउंस बैक है तो शायद एक आध दिन का और वेट रहेगा, बट यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है तो शायद स्टॉक अपना जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड चल रहा है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो केन्स टेक्नोलॉजीज को लेकर ये राय आ गई अमोल जी की तरफ से, लेकिन हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग, आप लगातार यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की खबर लगातार लेकर आ रहे थे और आज इसको मंजूरी भी मिल गई है। क्या अपडेट्स है, इसका क्या फ़ायदा होगा? हालांकि ये बजट में ही इसके ऐलान हो गया था, लेकिन इसकी मंजूरी मिलते मिलते काफ़ी देरी हो चुकी है, लेकिन पूरे सेक्टर के लिहाज से देखिए तो ये कितनी बड़ी खबर है। 100% एफडीआई को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हालांकि ऐलान बजट में हुआ था, लेकिन इसके अलावा जो कैबिनेट के द्वारा मंजूरियां दी गई है, जो बड़ी मंजूरियां हैं, वो है इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल को गो अहेड दिया गया है, कैबिनेट की मुहर लगी है। तो ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जिसके बाद हम आने वाले दिनों में देखेंगे कंपोजिट लाइसेंस हकीकत हो जाएगी। यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, वो कंपोजिट लाइसेंस लेने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस, तमाम नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी, और इसी तरह से नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी। ओपन आर्किटेक्चर भी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर लागू होगा। ओपन आर्किटेक्चर के बाद अभी जो एजेंट है वो एक ही सेगमेंट की कंपनी के प्रोडक्ट बेच पाता है, लेकिन ओपन आर्किटेक्चर के बाद एक कंपनी का एजेंट है वो और ज्यादा, एक से ज्यादा कंपनियों के साथ करार कर पाएगा और उनके प्रोडक्ट बेच पाएगा। तो ये डेवलपमेंट जो है वो एलआईसी जैसी कंपनी के लिए नेगेटिव है, क्योंकि एलआईसी का 90% से ज्यादा कारोबार ओपन आर्किटेक्चर के थ्रू आता है। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी इस बिल का हिस्सा है। वैल्यू एडेड सर्विसेज में इंश्योरेंस कंपनियां अभी जिस तरह से केवल बीमा को ऑफर करती है, लेकिन वैल्यू एडेड सर्विसेज के बाद इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो भी चीजें, हेल्थ केयर से जुड़ी, हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ है, जिम है, योगा है, ये तमाम चीजें भी ऑफर कर पाएगी, तो उनके कारोबार को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कंपोजिट लाइसेंस, वैल्यू एडेड सर्विसेज, ओपन आर्किटेक्चर, ये बड़ी चीजें हैं। और एक और बड़ा जो रिफॉर्म है वो है इंश्योरेंस कंपनी का नॉन इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्जर होना, सेक्शन 35 का रिमूवल। तो ये मैक्स फाइनेंशियल के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि एक्सिस मैक्स लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल का मर्जर हो पाएगा, और एक्सिस मैक्स लाइफ जो है वो लिस्टेड कंपनी में तब्दील हो जाएगी। तो ये चीजें जो है वो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है, और इसको इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल को सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा, और उसके बाद ये कानून बन जाएगा, जो अगले कई सालों तक इंश्योरेंस सेक्टर की दशा और दिशा तय करेगा। शुक्रिया अनुराग, ये पूरे इंसाइट्स लेकर आने के लिए। और आपने बताया कि जिस तरह से जो सबसे बड़ी चीज होगी वो कंपोजिट लाइसेंस होगी, इस पर ज्यादा चर्चा करना जरूरी है। हमारे अखिलेश राठे भी हैं, फॉर्मर मेंबर है IRDAI के। शुक्रिया सर, गुड आफ्टरनून सर। आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि कंपोजिट लाइसेंस लाने से रेगुलेटरी तौर पर क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे, और क्या IRDA इसके लिए तैयार है? और जो लाइफ इंश्योरेंस होगी या जनरल इंश्योरेंस होंगे, क्या एक साथ चलने से कोई रिस्क तो नहीं बढ़ेगा? पहली बात तो ये है कि ये सारे जो बदलाव 2015 के बाद, ये पहले बदलाव हुए हैं 10 साल के बाद, तो मैं बहुत खुश हूँ इसके कारण। दूसरा, आपने जो पूछा, तो वैसे भी एक्ट अमेंडमेंट के बाद रेगुलेशंस जो है वो 6 महीने के अंदर लाने पड़ते हैं, और स्वाभाविकतः इस साल के यानी आगे 6 महीने के पहले सारे रेगुलेशंस आएंगे। तीसरी बात यह है कि ये कोई इसमें अमेंडमेंट आया नहीं है। जो डिस्कशन पेपर फ्लोट हुआ था फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, वो ही सारे बदलाव इसमें आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि IRDA को ये पता नहीं था कि क्या बदलाव आ रहे हैं, तो दे मस्ट हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स। और वैसे भी प्रिपेयर रहे या न रहे, 6 महीने के अंदर तो उनको रेगुलेशंस लानी ही है। चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट एफिशिएंसी और ऑपरेशनल सिनर्जी, इसके लिहाज से कितना फायदा होगा, और किन कंपनियों को अगर बता पाए, क्योंकि आप फॉर्मर मेंबर है तो आप खुल के भी सर बातचीत कर सकते हैं। नहीं, पहली बात तो यह है कि LIC को तो फायदा होने ही वाला है,
क्योंकि LIC ने पहले भी अपना इरादा कहीं जाहिर किया था कि वो हेल्थ इंश्योरेंस में आना चाहती है, तो LIC के लिए फायदा होगा। बाकी जिन कंपनियों की अदर लाइन्स ऑफ बिजनेस में ये नहीं है, काम नहीं है, उनको फायदा होगा। जैसे अब आदित्य बिरला अगर देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस भी है, जनरल इंश्योरेंस भी है और लाइफ इंश्योरेंस भी है, तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? हो सकता है कि ये तीनों कंपनीज मर्ज कर लेंगे, वो ये एक हो सकता है, ताकि कॉस्ट जो है वो, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम हो। मगर बाकी जो कई कंपनीज हैं कि जिनका कारोबार सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में है या सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में है, उनको जरूर इससे फायदा होगा। और मेनली इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी और खुद के एजेंट जो है वो खुद के ही जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ के प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। अब हो क्या रहा है, जैसे LIC के बारे में, LIC के एजेंट जो है वो दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज के हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस हो गया या फायर इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया। अब LIC को ही अगर लाइसेंस मिला और LIC ने लिए, तो ये एजेंट जो है वो स्वभावतः LIC के प्रोडक्ट्स ही बेचेंगे। तो ये एक पक्का पॉजिटिव LIC के लिए होगा। और रेगुलेशन में ये तय करना होगा कि इसका अकाउंटिंग जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो, क्योंकि देयर हैज टू बी एक, जैसे दीवार कहते हैं ना हम, कि वैसे होनी चाहिए, ताकि सॉल्वेंसी मार्जिन वगैरह ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में रह सके। ओवरलैप नहीं होना चाहिए, इधर का उधर, उधर का उधर नहीं होना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग के हिसाब से बहुत जरूरी है नीलेश जी, और ये रेगुलेशंस में आ ही जाएगा, कोई सवाल ही नहीं। हाँ जी, नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस बहुत ही अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। एक और जानकार को जोड़ती हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव दुबे, फाउंडर एंड CEO लिव लॉन्ग के। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे सीधा प्रश्न, काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था, फाइनली कैबिनेट ने इसको गो हेड कर दिया है। आपसे सर मैं ये जानना चाहेंगे, अभी भी देखिए कंपनीज कम नहीं है देश में, मतलब 24 इंश्योरेंस नॉन लाइफ में है, 34 नॉन लाइफ में है। अब ये जो और कंपनीज आएंगी मान लीजिए देश में, या फिर अगर निवेश अगर बढ़ता है, तो आपको क्या लगता है कि इसे इंश्योरेंस की कॉस्ट जो फिलहाल अभी है, क्या ये भी कम होगी? और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, क्या वैसे ही ये बिजनेस कर पाएंगी, या फिर इनके भी मार्जिन वगैरह आपको लगता है कि थोड़े श्रिंक हो सकते हैं? तो देखिए, कॉस्ट तो डेफिनेटली कम होगी, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस एक स्पेस बोलेंगे तो वहां पर हमें लगता है कि काफी कॉस्ट कम होगी और टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4 मार्केट्स में पेनिट्रेशन बढ़ेगा, राइट। रिगार्डिंग मार्जिन फॉर द लार्ज प्लेयर्स, वो एक समय बताएगा, बिकॉज उसमें कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ओवरहेड एक्सपेंस वगैरह वगैरह। बट ये कि पेनिट्रेशन काफी बढ़ेगा, कंज्यूमर्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, रीच काफी बढ़ जाएगी इंश्योरेंस की। एंड जितना पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अभी कि लोकलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज एंकरेज की जाएंगी, छोटे कैपिटल पे एंकरेज की जाएंगी, तो उससे यू विल सी, जैसे एनबीएफसी में रेवोल्यूशन आया था कि बहुत सारी छोटी छोटी एनबीएफसी जिन्होंने लास्ट माइल कंज्यूमर को कनेक्ट किया, जैसे एफआई ने किया, गोल्ड लोन कंपनीज ने किया, वैसा इंश्योरेंस में भी एक्सपेक्ट कि वैसा टायर 4 मार्केट में, टायर 5 टायर जो स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है उस लोकल रीजनल स्पेस के हिसाब से, वो काफी अच्छा रहेगा। और ये हेल्थ एज ए स्पेस जो हमें लगता है जहां लिवलॉन्ग हेल्थ में ऑपरेट भी करता है, वहां काफी ये पॉजिटिव रहेगा। एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद द आउटकम फाइनली, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये कंपोजिट लाइसेंस से ऐसा तो नहीं होगा कि बड़े प्लेयर्स को ज्यादा फायदा होगा, छोटे प्लेयर्स पीछे छूटते जाएंगे? और दूसरा एक और चीज यहाँ पे दिक्कतें लग रही कि जिस तरह से बैंकिंग में आगे चलकर कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला, मर्जर यहाँ पर देखने को मिला, क्या इंश्योरेंस सेक्टर में भी आगे चलकर इस तरह की कुछ संभावनाएं फिर बन सकती है क्या? देखिए, कंसोलिडेशन तो एक मार्केट ड्रिवन प्रैक्टिस है। ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, जो कंपनी बड़ी होगी, वो इकोनॉमिक स्केल लेकर आएगी तो डेफिनेटली वो दूसरों को अक्वायर करती है, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसमें एक और एंगल हो सकता है कि बाहर से अगर कैपिटल आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा, तो वो भी एग्जिस्टिंग छोटी कंपनीज को अक्वायर कर सकते रहेंगे, राइट। बट ओवरऑल ये कि रीच बढ़ेगी। दूसरा है कि इंश्योरेंस भी जैसे बैंकिंग है और सरकार बोलती भी है कि बड़े बैंक चाहिए इंडिया को, वैसे इंश्योरेंस भी बड़ी कंपनी जरूरत है। उससे क्या ना कि आपका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कम हो जाता है और डेटा ज्यादा बन जाता है सिस्टम के अंदर, विच हेल्प्स इन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये
मेरा मानना है कि ये बिकॉज दीज आर टाइटली रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छा रेगुलेशन रहता है इसमें, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्राइसिंग या कंज्यूमर में इम्पैक्ट होगा, बट कंसोलिडेशन इन अ सेंस पॉजिटिव भी रहेगा हमारे हिसाब से, अगर होता है तो। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि इस सेक्टर में क्या कुछ बड़े बदलाव इसके बाद हो सकते हैं। खबर लेकिन यही है कि सरकार ने क्लियर कर दिया है कैबिनेट में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को टू परमिट 100% इस सेक्टर में एफडीआई को लेकर। ये अहम अपडेट, इस पे आगे भी डिटेल्स लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद तो कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और फिर जाते जाते आपको फटाफट से बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स भी बताएंगे। चल लौटते हैं।